हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ वाटर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। पिछले वीडियोस में हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन और उसके साथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी के साथ। तो सॉल्युबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट टू गेट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास वाटर है जो कि एक सॉल्वेंट है। अगर हम वाटर में किसी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं तो वो सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व होता है उसको हम कहते हैं उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी, कि कितना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। जितना ज़्यादा कोई भी सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सॉल्ट को अगर आप डिज़ोल्व करते हो वाटर में तो बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन वहीं आप सिल्वर क्लोराइड को डिज़ोल्व करोगे तो सिल्वर क्लोराइड बहुत कम डिज़ोल्व होता है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि NaCl की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो दो फैक्टर्स हैं। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर का मतलब है कि किस टाइप के वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट हैं, किस तरीके के या कौन से वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे AgCl वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन NaCl वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसका मतलब NaCl की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और AgCl की सॉल्युबिलिटी कम होती है वाटर में। तो वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। और दूसरी चीज़ है टेम्परेचर। तो जनरली आपने देखा होगा कि अगर कोई सॉल्ट का कोई सॉल्यूशन है, आपने सॉल्ट ऐड किया या शुगर ऐड किया, तो शुरू में आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो, उसके बाद अगर आप फर्दर शुगर या सॉल्ट ऐड करते हो तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है। लेकिन आप उसके बाद टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, अगर उसको आप हीट करना शुरू करते हो और उसके बाद और शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व करते हो तो वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी वजह से ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व हुआ है या ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ है। तो अगर ज़्यादा शुगर या ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उस शुगर या सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो इसीलिए टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डिटरमाइन कैसे करते हैं सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक वेसल लेना है और उसका मास है m1। तो m1 हम ले लेते हैं, मास ऑफ एम्प्टी वेसल, जो खाली वेसल रहेगा। इस वेसल में हम लोगों को जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है, तो वो सॉल्यूशन हम लोगों ने इस वेसल में पोर करना है और उसके बाद उसका मास करेंगे। तो दैट इज मास ऑफ वेसल प्लस सॉल्यूशन। ये वेसल और सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मास हो गया। जब आप सॉल्यूशन को ऐड कर दोगे तो उसके बाद आप फिर से मास कैलकुलेट करोगे और फिर आपने क्या करना है, फिर आप उस वेसल को हीट करोगे और जो सॉल्वेंट होगा उसको इवेपोरेट करोगे। वो तब तक आप हीट करते रहोगे जब तक वो कंप्लीटली इवेपोरेट नहीं हो गया। और M3 उसके बाद फिर से मास कैलकुलेट करोगे उस वेसल का। तो मान लेते हैं उसके बाद जो मास आया वो क्या है, M3। तो दैट इज मास ऑफ वेसल प्लस सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो उसमें केवल क्या बचेगा, उसके बाद उसमें केवल सॉल्यूट बचेगा। तो M3 क्या है, वेसल और सॉल्यूट का मास, या आप बोल सकते हो दैट इज द मास आफ्टर इवेपोरेशन। तो हमको 3 बार मास वेसल का कैलकुलेट करना है। M1 सबसे पहले खाली वेसल का, फिर जब आप उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन पोर कर देते हो और फिर जब आप उसको इवेपोरेट करके केवल जब उसमें सॉल्यूट बच जाता है तो उस टाइम पे, तो वो M1, M2 और M3 हमने कैलकुलेट कर लिए। तो सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि आपने जो मास कितना है सॉल्यूट का जो डिज़ोल्व हुआ है, तो दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, और वो कितने मास ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुआ है, तो बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, खाली वेसल का आपको मास पता है और M3 इज द मास ऑफ वेसल प्लस सॉल्यूट। तो इसमें से अगर मैं मास ऑफ वेसल माइनस कर दूं तो मास ऑफ सॉल्यूट बच जाएगा। तो दैट मीन्स अगर मैं M3 में से मास ऑफ वेसल कितना है, वो M1 है खाली वेसल का मास, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो M2 देखिए, M2 क्या है, मास ऑफ वेसल प्लस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या आता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसका मतलब ये जो M2 मास है वो किस किस का है, वेसल का,
सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो अगर इसमें से मैं वेसल और सॉल्यूट का मास माइनस कर दूं, किसमें से, M2 में से, तो आपको सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा और वेसल और सॉल्यूट का मास मिला के कितना है, M3, तो दैट इज़ M2 माइनस M3 इंटू 100। तो ये बहुत इजीली आप इससे सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी कर्व। तो सॉल्युबिलिटी कर्व एक ग्राफ प्लॉट हम लोग करते हैं किसके बीच में, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच में। तो टेम्परेचर चेंज करने से, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। तो टेम्परेचर चेंज करने से किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी और उस सब्सटेंस के टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें, तो इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। तो वहाँ से आपको जो कर्व्स मिलते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी है, अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करते हो तो सॉल्युबिलिटी रैपिडली इंक्रीज़ होती है। उसी तरीके से अगर आप सोडियम क्लोराइड के लिए देखिए, तो सोडियम क्लोराइड के लिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे, बट ये इंक्रीमेंट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है। उसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे डिक्रीज़ होती है और सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे पहले इंक्रीज़ होती है और उसके बाद डिक्रीज़ होती है। तो सॉल्युबिलिटी कर्व की हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी टेम्परेचर पे वो कितनी होगी। और सॉल्युबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज़ को आप बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिसिन के फील्ड में, तो मेडिसिन के फील्ड में जब भी आपको कोई मेडिसिन प्रिपेयर करनी है तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको किसी सॉल्वेंट पे डिज़ोल्व करना है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी उस गिवन सॉल्वेंट में पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हेल्प करती है सॉल्युबिलिटी कर्व्स। तो होप कि आपको सॉल्युबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कि गैसेस पे जो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होता है वो कैसा होता है। तो सॉलिड के केस में हमने देखा कि जो टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ज़्यादातर सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। कुछ सॉलिड्स, बहुत कम सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे वो एकदम इन्वर्स होता है। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो जो सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी गैस की वाटर में वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। सो वी कैन से इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम वाटर को बॉईल करते हैं, आपने दोनों वाटर को ऑब्जर्व किया होगा, कोल्ड वाटर एज वेल एज बॉइल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर का जो टेस्ट होता है और बॉइल्ड वाटर का जो टेस्ट होता है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होगी गैसेस की वो ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से कोल्ड वाटर में जो डिज़ोल्व गैसेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन आप वाटर को हीट करोगे तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो जो कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व गैसेस होंगी वो वाटर से एस्केप होना शुरू हो जाएंगी, वाटर से निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से बॉइल्ड वाटर में डिज़ोल्व गैसेस बहुत कम होती हैं। तो इसकी वजह से जो टेस्ट होता है बॉइल्ड वाटर का वो बिल्कुल अलग होता है कोल्ड वाटर से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। अब ये हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप प्रेशर किसी भी गैस का इंक्रीज़ करते हो तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स की जब भी आप बॉटल ओपन करते हो तो वहाँ से गैस इवॉल्व होती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स को फिल किया जाता है तो वो किया जाता है बहुत हाई प्रेशर में, क्योंकि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स में डिज़ोल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर हमको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व करनी है तो उसके लिए चाहिए होगा ज़्यादा प्रेशर। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा प्रेशर पे
ज़्यादा होती है। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम बहुत हाई प्रेशर पे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को फिल करते हैं। लेकिन जब आप बॉटल्स को ओपन करते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है बॉटल का, वो हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। मतलब बॉटल के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो गैस क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व जो गैस है वो इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि जैसे हम बॉटल का जो कैप है वो ओपन करते हैं तो गैस एकदम से इवॉल्व होती है। तो होप कि आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर समझ में आ गया होगा किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी पे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।